कर दिया? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसने बोला है कि अगर हम सारे राइट हैंड साइड में चलने लग जाएं लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर, तो लेंथ ऑफ द डे में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तुमको रूल शायद पता हो ना हो कि इंडिया में जो है सारे व्हीकल किस साइड में चलते हैं, रोड के लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, तो अगर वो सारे के सारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, तो क्या चेंज आएगा, ध्यान देना। सबसे पहले अर्थ, ये क्या है, इक्वेटर। तुमको पता है इंडिया क्या है, इक्वेटर से ऊपर है। इंडिया इक्वेटर से ऊपर है ना, अगर तुमको थोड़ी बहुत बेसिक पता हो ज्योग्राफी, इक्वेटर से ऊपर है। ठीक है, अब क्या है, तुमको पता है कि बेसिकली किसी भी रूट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो जो जा रहे होंगे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट किसी भी कंट्री में, या फिर नॉर्थ साउथ या साउथ से नॉर्थ। ठीक है ना, ये दो वैरायटी हो सकती है। अब देखो, अगर मैं राइट या लेफ्ट में जा रहा हूँ तो नॉर्थ साउथ वाली लाइन में कोई फर्क नहीं आने वाला ग्रेविटी के हिसाब से, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, वो सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। एक्सिस रोटेशन कौन सी है, जो यहाँ से पास कर रही है नॉर्थ और साउथ को, उसके अबाउट अर्थ घूम रही है ना। ठीक है, उससे डिस्टेंस क्या चेंज होगा अगर मैं इधर मूव करता हूँ, मतलब कि ऊपर नीचे मूव करता हूँ। डिस्टेंस मूव करने का मतलब क्या है कि या तो मैं जो है एक्सिस के नजदीक जाऊं या दूर जाऊं। ठीक है ना, वो जो है ईस्ट या वेस्ट वाली मोशन से होगा, नॉर्थ साउथ वाली मोशन से नहीं होने वाला। ठीक है ना, अब देखो ईस्ट वेस्ट में क्या होगा, तुमको पता है अर्थ का मोशन कैसा होगा, अर्थ कैसे घूमती है, अगर ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट है, अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है। ठीक है, और अगर उसने बोला है कि हम लोग राइट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है ना, अब देखना दो टाइप के व्हीकल्स होंगे, एक जा रहे होंगे वेस्ट टू ईस्ट और दूसरे जा रहे होंगे ईस्ट टू वेस्ट। अब सारे के सारे व्हीकल जो है अपने राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये व्हीकल जो है राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, ध्यान देना, अगर ये ऊपर जाता है, कौन सा, ईस्ट टू वेस्ट वाला ऊपर जाता है, तो याद करो कर्वेचर के पास है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम नॉर्थ पोल के नजदीक जा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, हम एक्सिस से पास जा रहे हैं। देखो हमारा ऐसा कुछ है ना अर्थ, तो अगर हम पास जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ के नजदीक जाएंगे ना। ऑब्वियसली इक्वेटर से जितना दूर जाओगे उतना एक्सिस से पास जाओगे, तो इसका मतलब यहाँ के जो ऑब्जेक्ट है उनका आर क्या हो रहा है, एक्सिस से कम। ठीक, और इनका देखो, अगर ये राइट में आएंगे, इनका राइट देखो नीचे, अगर इनको राइट जाना तो क्या हो गया, इनका राइट नीचे, तो इनका मतलब इनका आर क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इनका आर इंक्रीज हो रहा है और इनका डिक्रीज हो रहा है। अब देखो, अगर मैं अर्थ प्लस सारे व्हीकल्स को सिस्टम लूं तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज ग्रेविटी भी क्या कहां से पास करेगी, सेंटर से अर्थ की, और इनका आपस का जो फोर्स है, फ्रिक्शन का जो भी है वो कैसा है, इंटरनल, तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है ना, अब देखो, तुमको पता है कि ये वाले जो व्हीकल्स हैं इनका आर क्या हो रहा है, कम। आर कम हो रहा है, एमवीआर होता है एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल्स का, तो अगर आर कम हो रहा है तो इसका मतलब इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो रहा है, कम। ठीक है, और इनका आर बढ़ रहा है, मतलब कि इनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नीचे जा रहा है ना, और इनका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, इनका ओमेगा कैसा आएगा, ऊपर। ठीक, तो ये ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वाला जो डायरेक्शन है एल का, जो कि हमारा ये वाला है, इसमें मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। अब देखो इनका ध्यान दो, इनका कैसा आ रहा है, नीचे, और नीचे घट रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली ऊपर बढ़ेगा। तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ऊपर बढ़ाना, और अर्थ का भी कैसा है, ऊपर ही है। तो अगर इनका नेट बढ़ा है तो अर्थ का घटना पड़ेगा, तो तीनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अर्थ का ओमेगा, इसका मतलब क्या होगा, कम, ओमेगा का मतलब धीरे घूमेगा, तो डे नाइट क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट।
देखो ये मान लो हमारा स्फेरिकल रॉक है और इसने बोला है इसके सरफेस के एकदम नियर जो है पेबल है, मतलब कि कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर काटता है एकदम सरफेस के पास, और इसका डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी के बराबर है। ठीक, हमको निकालना है इसका टाइम ऑफ मोशन जो होगा वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। सिंपल सा है, देखो पहले तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन, कौन से बोल रहे हैं इस पे Gmm/r², ग्रेविटेशनल फोर्स r के बराबर है डिस्टेंस को, इक्वल टू mv²/r। ये r किसका है? r इज रेडियस प्लैनेट की रेडियस, m मास ऑफ पेबल कट जाएगा, उनको पता ही होगा ये v कितना आता है, √Gm/r। ठीक, और अगर तुम टाइम पीरियड निकालते हो तो वो कितना होता है 2πr/v, है ना, टाइम पीरियड ये होता है, वैल्यू पुट करो 2πr/v, r की वैल्यू कितनी आ रही है, रेडियस ऑफ अर्थ 3/2 r की पावर 3/2 v² आ गया Gm/r। ठीक है ना, इनको निकालना है टाइम पीरियड। अब देखो डेंसिटी को यूज करना है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको मास बाई r³ में कन्वर्ट कर दूं काम हो जाएगा, इसीलिए मैं वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है ना, तो v कितना है √Gm/r, तो मैं यहाँ पे डाल देना उसकी वैल्यू, नीचे डाल दिया √Gm, और ऊपर क्या हो जाएगा r की पावर 3/2। ठीक है ना, अब देखो ये कितना आ गया 2π√G, और उसको मैं लिख सकता हूँ r/r³ की पावर 1/2। ठीक है ना, बस ये लिखने का तरीका है, इसको समझना कैसे यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा बस मेरा। ठीक है ना, 2π कांस्टेंट है, Gb कांस्टेंट है, r³/l बचा, ये बेसिकली डेंसिटी के प्रोपोर्शनल ही होगा। ठीक है ना, मास अपॉन, अगर मैं 4π से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, कांस्टेंट तो बाहर ही आएगा। बेसिकली ये क्या बनेगा, डेंसिटी का फंक्शन, और ये किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है। वो क्या है, फिक्स डेंसिटी ऑफ अर्थ जो चेंज नहीं हो रही है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है कौन सा प्लेनेट है क्या है, सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं अर्थ के सरफेस पे भी निकाल दूं तो ये टाइम पीरियड आएगा, अल्टीमेटली डिपेंड नहीं कर रहा ना ये, तो मैं अर्थ के सरफेस पे निकाल रहा हूं। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो ये टाइम पीरियड आता है 2π r³ 3/2 √Gm। अब देखो तुमको पता है कि ये G होता है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर रिप्लेस करोगे इसके अंदर, तो तुम्हारा ये आ जाएगा 2π√r/G। ठीक है ना, तो कैसा आ रहा है, r की पावर 3/2 है। ठीक है ना, एक मैंने r² यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, और जो बच गया उसको मैंने ऊपर डाल दिया। ठीक है ना, अब तुमको r की वैल्यू पता है, अर्थ की G पता है, सिंप्लीफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि G/r है कि r/G। ठीक है, देखो वोल्टेज की रेटिंग कैसे करते हैं हम लोग, वो समझ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल में काम आता है। बेसिकली किसी भी रेजिस्टेंस की या इंस्ट्रूमेंट का एक तो वोल्टेज दिया होता है और एक पावर दिया होता है, ठीक है ना, और इसी को इसकी रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है कि बेसिकली मैक्सिमम इतना पावर वो कंज्यूम कर सकता है या फिर इतना मैक्सिमम वोल्टेज पे वो काम कर सकता है, इससे ज्यादा वोल्टेज आएगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, अब रेजिस्टेंस के इंस्ट्रूमेंट है तो पावर क्या होता है v²/r। ठीक है ना, अब पावर भी दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो उससे क्या निकल आएगा, रेजिस्टेंस। अब देखो ये तो एक्चुअल वोल्टेज या पावर तो है नहीं, ये तो क्या है, मैक्सिमम इनकी रेटेड है, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या है इनका, एक्चुअल रेजिस्टेंस, तो वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में हम v और p अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जो r है इस इंफॉर्मेशन से जो आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका पावर भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, और उसको हम ये भी लगा दें। ठीक, अब सिंपल सा लॉजिक है, वो फेल होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है। जैसे मान लो कुछ करंट आ रहा है I उसके, और V
उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना उसके अक्रॉस सिर्फ ले रहा हूं मैं। अब क्या होगा, तुमको पता है पावर लिखूं आई स्क्वायर आर से लिखूं, जी स्क्वायर बाई आर से लिखूं, बहुत तरीके हैं, लेकिन तुम हमेशा ऐसे रेटिंग वाले को इस तरीके से समझना कि पावर क्या होती है वी स्क्वायर बाई आर। आर तो क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक। अब अगर जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रही है वो उस रेटेड से ज्यादा होगी तो पावर भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी रेटेड से ज्यादा, तो वो इन एनी केस क्या हो जाएगा खराब। बेसिकली उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है अगर वो रेटेड से ज्यादा है तो वो फेल हो जाएगा, और उससे कम या इक्वल है तो फिर वो काम करेगा, ठीक है ना। डायरेक्टली तुम इससे कंपेयर, तुम्हें बस वोल्टेज कंपेयर करने होता है, रेजिस्टेंस तुम्हें हेल्प करेगा वोल्टेज निकालने में, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस का यूज नहीं है, ये वोल्टेज V तो मैक्सिमम वाला है जो हमने वहां पे दिया हुआ है, एक्चुअल में उसका क्रॉस कितना आ रहा है V, वो किससे निकलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये इसका अब देखो इसके अंदर सबका हमको पावर दिया हुआ है, तो मैं उससे रेजिस्टेंस का बस एक वैल्यू निकाल दे रहा हूँ प्रोपोर्शनल। सबका वोल्टेज रेटेड 110 पे है, पावर्स अलग अलग है। 80 वॉट वाले का सबसे ज्यादा पावर है तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, 40 वाले का इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं 80 वॉट वाले का रेजिस्टेंस लिखता हूँ R, तो 40 वालों का क्या हो जाएगा 2R और 2R, क्योंकि P बराबर V स्क्वायर बाई R है ना, पावर जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उसी रेशियो से कम हो जाएगा वोल्टेज से, है ना। अब देखो मैं इसको डायग्राम में लिखता हूँ, 40 वाले, ये 80 वाला है और ये 40 वाला। अब देखो इसको हम डालते हैं यहाँ पर 2R और R, ठीक है। अब देखो अगर वोल्टेज जो रेटिंग है हमारी वो कितनी है 110, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ, ठीक। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट का क्रॉस कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर क्या होती है वी स्क्वायर बाई आर। आर तो सबका पता ही है हमको, सिर्फ वोल्टेज क्या होनी चाहिए 110 से कम होनी चाहिए इसका क्रॉस। एक्चुअल में कितनी वोल्टेज यूज करी हमने 2V, अगर ये V है तो ये कितना है 2V। ये क्या है आपस में पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2R/3, तो बेसिकली इसको मैं 2R/3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सीरीज में है 2R और 2R/3, तो करंट क्या होगा सेम, करंट सेम होने का इक्वेशन क्या होता है देखो, अगर इसके अक्रॉस V1 आया है ड्रॉप और इन दोनों के अक्रॉस V2 ड्रॉप आया है, तो करंट क्या होगा V1/R1 इक्वल टू V2/R2, मतलब कि V1/2R इक्वल टू V2/2R/3 इक्वल टू क्या आएगा V1 प्लस V2 कितना है 2V, है ना। V1 प्लस V2 2V और अपन कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R/3 कितना आ जाएगा 8R/3, ठीक है ना। इससे देखो तुम V1 निकालोगे सिंपली R कट जाएगा, कितना आ रहा है देखो 2 जाएगा ऊपर 6V/8 मतलब कि 3V/4, तो V से तो कम ही आ गया ना, तो क्या होगा ये फेल नहीं होगा। ऐसे ही जो बच गया होगा वो कितना बचा है V/4, वैसे चेक कर लो। ऐसे तुमको सारे ऑप्शंस को चेक करते जाना है, कौन सा फेल होगा कौन सा फेल नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में एक भी फेल हो गया वो हमारा आंसर है, जिसमें नहीं होगा वो, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन क्या है पावर कंज्यूम बाय बैटरी, तो बैटरी के लिए इसे करंट चाहिएगा हमें P2 से करंट चाहिएगा, करंट निकालना है पहले। हाँ अगला पार्ट क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर, उसके लिए इसमें करंट चाहिए, ठीक है। अगला पार्ट करंट इन रेजिस्टर आए, तो पहले ये निकाल लेते हैं सबसे आसान, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लूप दिख रहे हैं मुझे साफ साफ, R4 इधर है, क्या उससे फर्क पड़ रहा है कुछ? यहाँ मान लो यहाँ मान लो यहाँ मान लो कोई फर्क पड़ता है क्योंकि ये क्या है रेजिस्टेंस तो आया है, कहीं पे भी लगा दो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ठीक है। अब देखो हाँ पहले मैं R1 में निकाल देता हूँ, बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे साफ
ये एक सिंपल सर्किट है, ठीक है ना। मुझे यहाँ करंट नहीं पता, कोई बात नहीं, यहाँ से आ जाऊंगा E1, नीचे गया माइनस I1 R1 इक्वल टू 0, तो करंट कितना आ गया E1 बाई R1। E1 कितना है 30, R1 कितना है 10 है, कितना आ गया ये 3 एम्पियर। डायरेक्शन देखो इधर ही आएगी, ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल से करंट जाएगा, ये 3 एम्पियर इधर आ गया, ठीक। हाँ, अब E2 कितना है 10 वोल्ट का है। अब इस वाले लूप पे घूम जाओ, यहां से आ गया +10, ठीक है ना। R2 में करंट की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, मैं ऊपर मान लेता हूँ, मान लो I2, गलत मान लेता हूँ इसे, जो भी आएगी +10, इसमें कुछ ड्रॉप आया होगा, और यहां से यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा 30, ठीक है ना। तो सम कितना आ गया इनका 10 माइनस 30, तो इसमें कितना आना चाहिए +20, तो ऑब्वियसली करंट क्या आना चाहिए नीचे, और कितना आना चाहिए 2 एम्पियर, क्योंकि इसका कितना है रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ना। उससे मैंने इसमें केवीएल लगा के इसमें करंट निकाल दिया। अब देखो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस में तो ओम्स लॉ से निकल जाता है करंट, लेकिन बैटरीज में हमेशा किरचॉफ करंट लॉ से ही निकलता है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली यहाँ से 3 एम्पियर निकल रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा 5 एम्पियर, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है ना, तभी तो 5 निकल जाएगा, और यहाँ से कितना आ रहा है 3, और यहाँ से कितना आ रहा है 2 एम्पियर। सॉरी, यहाँ से 2 नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, इस सिंगल ब्रांच में 5 एम्पियर ही रहेगा, पक्का है, और यहाँ से कितना आ रहा है 3, तो यहाँ से इन दोनों मिला के कितना आएगा 2, ठीक है ना। इसमें और इसमें मिला के कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना। अब तुमको पता है इसका क्रॉसिंग वोल्टेज कितना है E2, इसका करंट भी आ जाएगा, कितना जा रहा है, तो इससे इसका निकल आएगा, ठीक है ना। सब कुछ निकल आएगा, इसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसका भी करंट आ जाएगा। अब देखो R2 भी आ गया, इनका रेजिस्टेंस क्या है सेम, ये आपस में क्या है पैरेलल, तो इसका करंट भी क्या आएगा सेम, R3 भी आ जाएगा। अब स्टेडी स्टेट में जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, तो I3 into R3 इक्वल टू Q/C, सी दिया हुआ है, तो क्या निकल आएगा Q भी आ गया, और पावर बैटरी से क्या होती है V into I, बैटरी का वोल्टेज पता है, बैटरी से कितना करंट जा रहा है वो पता है, मल्टीप्लाई कर दो उसका पावर भी आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर बैटरी के हाई पोटेंशियल से करंट निकल रहा है तो पावर सप्लाई हो रही है, और जा रहा है तो पावर एब्सॉर्ब हो रही है। हाँ, इसके अंदर देखो ये R2 R3 जो है वो पैरेलल के अंदर है, ठीक है ना। तो इनका इक्विवेलेंट बना लो, 5 हो जाएगा, तो यहाँ से तो 3 एम्पियर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2 5 ओम। अब इसके बाद में 5 ओम में ये लूप बन रहा है E2 R1 और R2 R3 के इक्विवेलेंट से उसमें लगाना किरचॉफ लॉ, उससे उस सर्किट में करंट आएगा, उनको जोड़ोगे तो किससे आएगा बैटरी में, बिकॉज स्टेडी स्टेट में इससे कोई करंट नहीं जाएगा। बाकी तुम सॉल्व कर लेना, सिंपल लॉजिक है, पावर V into I होता है और कुछ नहीं। इलास्टिक दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर न्यू कोएफिशिएंट है, उनको निकालना है जब सिलेंडर रोल करने लग जाए प्योर न्यू, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। इलास्टिक कोलिजन बोला है इनके बीच में। पहले मैं क्या कोलिजन के लिए इसका मास भी लूं सिलेंडर का, पहले क्यों ना लूं, क्यों ना लूं, इनके बीच में फ्रिक्शन भी तो है। जो बॉडी कोलाइड कर रही है ठीक है, लेकिन उसको रखा हुआ है ना, तो इंटरनल अगर मैं सिर्फ इसको सिस्टम मानता हूं तो इसका फ्रिक्शन भी तो आएगा, स्लाइडिंग तो होगी ना।
जब ये टकराएगा तो प्लैंक आगे जाएगा ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, लेकिन वो नॉन इम्पल्सिव है क्योंकि इनके बीच का नॉर्मल कैसा है, नॉन इम्पल्सिव है। नॉर्मल हमेशा mg को बैलेंस कर रहा होगा ना, नॉर्मल चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, नॉन इम्पल्सिव। तो नॉन इम्पल्सिव तो सिर्फ इन दोनों का मोमेंटम मिलेगा। अब इलास्टिक कोएफिशिएंट इक्वल मास, मोमेंटम क्या होता है, एक्सचेंज। इधर एस पे आ गए, बर्बाद इसको हटा दो यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, v0। ठीक, अब कुछ नहीं है, ये v0 से चल रहा है, लेकिन ये तो नहीं चल रहा है, इसको कौन चलाएगा, अभी तो स्टार्टिंग में तो कोई नहीं चला सकता, लेकिन अब स्लाइडिंग हो रही है ना, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है सिलेंडर का और ये v0 से आगे जा रहा है, स्लाइडिंग हो रही है तो क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन इसमें क्या होगी, फ्रिक्शन की आगे ना, और वैल्यू कितनी आएगी, तो नॉर्मल mg के बराबर फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू mg आगे, और इस पे इसका रिएक्शन क्या आएगा, म्यू mg पीछे। ठीक, ये स्लाइडिंग तब तक होती रहेगी जब तक कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, तो तभी क्या बोलेंगे हम, प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। प्योर रोलिंग का मतलब v बराबर ओमेगा आर नहीं होगा, क्या होगा, प्लैंक की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। मान लेते हैं जब प्योर रोलिंग हो गई तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, v1। अब तुमको पता है फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा आ रहा है, बाहर, ठीक है ना, इसका ओमेगा भी जो है वो कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर ऑफ मास देखो, नॉर्मल और mg तो सेंटर से पास कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ सिलेंडर को सिस्टम मानूं, सिर्फ इसका मतलब है फ्रिक्शन का, वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा में कैसा आएगा, ओमेगा भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसा नहीं आएगा कि आगे जा रहा है आगे होता है, ये कैसे घूमेगा, उल्टा। और मान लो उस टाइम पे इसका ओमेगा हो गया, जिस टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट की कितनी होगी, v1 प्लस ओमेगा इंटू आर, करना आता ना, प्लस होगा माइनस नहीं होगा। और मान लो इस टाइम पे नीचे वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2, v0 से घटती कितनी हो गई है, v2। तो हमारा कंडीशन क्या आएगा प्योर रोलिंग का, v1 प्लस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू v2। समझ में आ रहा है ये चीज, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। अब v1 v2 में इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तुमको ये पता है अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन देगा, म्यू mg। तो मैं सिलेंडर के लिए लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में न्यूटन सेकंड का, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, सिर्फ म्यू mg, और कोई फोर्स नहीं है एक्स में, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m कट गया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, म्यू g। ठीक, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो और फाइनली कितनी हो गई है, v1। तो v1 कितना होगा, u प्लस 80, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू जी टी। ठीक है, अब निकालता हूं मैं ओमेगा। ओमेगा किससे आता है, अल्फा से, अल्फा किससे आता है, टॉर्क बराबर